इतिहास के एक नए सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पता है हमने एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास काल को कवर किया, उसके बाद प्रश्नों को कर रहे हैं। ये प्रश्न उत्तरी का है तीसरा वीडियो है। इसके पहले आप कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें। और दोस्तों, आपको अच्छा लगे, आपके भाई का मेहनत अच्छा लगे तो अपने भाई को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने जितने भी ग्रुप हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने 124 तक क्वेश्चन किया था, आज उसके आगे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला है कि सिंधु घाटी के सभ्यता। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वहाँ पे है मेसोपोटामिया के मोहर से। ठीक है, प्रश्न क्या है पहले समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कहाँ से किए जा सकते हैं? मेसोपोटामिया के मोहर से। 126 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पहली पुस्तक है जो संगीत के बारे में वर्णन करती है? तो आपको सभी पता होगा कि यहाँ पे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें से अथर्ववेद जो है वे संगीत के बारे में बात करता है। 127 नंबर है। इसमें बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तीर्थकर कौन था? निम्नलिखित में से प्रथम तीर्थकर कौन सा था? ठीक है, तो प्रथम तीर्थकर जो था वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, उसके बाद 124 नंबर की बात अगर कर लें, 124 नंबर की बात अगर करें तो उसमें बात कर 128 नंबर में बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखा गया? तो वो पाली भाषा में लिखा गया है। 129 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि महावीर और बुद्ध की शिक्षाओं की में सहायक अंतर है। शिक्षाओं में आवश्यक अंतर कौन सा है? तो शरीर को यंत्रणा ये इसमें से डिफरेंस हो जाते हैं दोनों में से। 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया है? ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर द्वारा जोड़ा गया है। बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखा गया है? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? सुरक्षा सैनिकों का विघटन जो था वो है मुख्य कारण बताया नहीं। इसका मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जो है वो केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, ओके। ये प्रश्न हम फिर से देख लेते हैं कि कहा गया है कि अशोक के ये जो 132 नंबर है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण, तो ये सुरक्षा सैनिक ये रीजन नहीं था, केंद्र ये भी नहीं था, उसमें था अशोक के कमज़ोर उत्तराधिकारी, यानी अशोक के बाद जो भी शासक बने वो कमज़ोर थे। जैसे कि अगर मुगल काल में ही पूछा जाता है तो अंग्रेज जो मुगल कार्य का पतन का कारण, तो उसमें जो औरंगजेब के बाद जो थे शासक हुए वो कमज़ोर हुए। इसी तरह अशोक के बाद जो भी शासक हुए उत्तराधिकारी वो कमज़ोर थे। उसके बाद बुद्ध की 133 नंबर, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं त्रिपिटक से मिलती हैं। 134 नंबर में बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। 134 नंबर देखते हैं। 135 नंबर, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। ठीक है, 136 नंबर देख लेते हैं। 136 नंबर क्या कह रहा है कि गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो विष्णु एवं शिव की पूजा होती थी। 137 में दूसरी जैन सभा वल्लभी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। 139 में बौद्ध समकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख मिलता है? 8 नगरों का। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों के किलेबंदी किस काल में मिलते हैं? प्राक हड़प्पा में मिलते हैं। 141 नंबर देख लेते हैं। 141 नंबर में कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र उदयमाबाद थी। ठीक है, उसके बाद
हाँ, ऋग्वेद के अनुसार जो है किस टीकाकार ऋग्वेद के अनुसार कौन टीकाकार सहायक है? तो सायण थे। सैंधव सभ्यता में युगल समाधान के अवशेष किस स्थान से मिलते थे? सैंधव युगल समाधान यानी दो शवों को साथ में दफनाया। जैसे कि आप लोग देखते होते हैं यहाँ पे एक शव को एक कब्र में दफनाया जाता है, लेकिन उस समय में कहाँ से दो समाधान को मतलब एक ही साथ दफनाया गया? वो लोथल से मिला है। कायस्थ शब्द का उल्लेख निम्न में से किस नाट्य ग्रंथ से मिलता है? मुद्रा राक्षस से मिलता है। 145 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीत का कौन अध्यक्ष था? मोगलीपुतीस थे। 146 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 146 नंबर कह रहा है कि प्रांतीय प्रशासन का सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है? मौर्य काल में मिलता है। ठीक है, उसके बाद प्रांतीय प्रशासन मौर्य काल में मिलता है। 147 में निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह गुप्त काल से सर्वाधिक प्रसिद्ध था? ताम्रलिप्ति था। ऋग्वेद की रचना कौन से ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? सिंधु सभ्यता प्रदेश में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ये अगला प्रश्न है 149 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 150 नंबर प्रश्न है, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक में दिया था। सबसे पहले राज्याभिषेक एक की परंपरा कब आरंभ हुई थी? ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ये प्रश्न फिर से देख लो, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई थी? ऋग्वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में हुआ था। उसके बाद पशुपति आकृति मोहर कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्राच्य कहाँ मिलता है? तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से वो मिल जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि अशोक के शिलालेख में पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे मिलता है? जेम्स प्रिंसेप को मिलता है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप को मिलता है। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। कृषि उत्पाद में सामान्यतः राजा को कितना अंश या भाग कर के रूप में प्राप्त होता था? 6ठे से 10वां भाग मिलता था। उसके बाद राज्य की ओर से कर वसूल करने वाले अधिकारी के समूह को क्या कहा जाता? समूह का क्या नाम था? तो पंचकुल नाम था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कर संग्रहकर्ता कौन था? समाहर्ता थे। किस मौर्य शासन की सेनापति द्वारा हत्या कर दी थी? बृहद्रथ की। तिलक आर्य का मूल स्थान मानते थे। आर्कटिक। तिलक जो है इतिहासकार हैं, इतिहास में वो उनका बहुत रोगलार है। वो आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश में मानते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? हाँ, अभी नहीं दिख रहा होगा। हाँ, अब आ गया। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जो था वो कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन माना गया है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान माना गया है। चरक व नागार्जुन विद्वान किसके समकालीन थे? चरक नागार्जुन विद्वान से कनिष्क के समकालीन थे। 164 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से किस कारणवश वैश्यों ने कृषि उद्यम अपनाया था? ये व्यापार एवं वाणिज्य के पतन। ठीक है, उसके बाद किस काल में वर्ण व्यवस्था अनुपात वंशानुगति जात से परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ था उत्खनन से हुआ था। सिंधु सभ्यता का ज्ञान कहाँ से हुआ था? उत्खनन से हुआ था। सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां हैं? तो मोगलीपुत्र तीस्त्र, किसी सारे पुत्र सौरपुत्र मोगलीपुत्र तीस्त्र की हैं। ठीक है, एक अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था कलिंग युद्ध के द्वारा। क्योंकि ये घटना है कि कलिंग युद्ध में बहुत से लोग मारे गए, जिसको देखकर इसका मन दहल गया।
वहीं से इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। गुप्त कला कहाँ पाई गई? उज्जैन में। कौन गुप्त शासक गायक एवं कवि था? समुद्रगुप्त था। गायक भी था, कवि भी था। गोत्र किसका सूचक है? व्यावसायिक प्रजातियों का सूचक है। वैदिक युग में वर्ण शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया था? तो आर्यों और अनार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए किया गया था। पुनर्भू किसे कहा जाता था? पुनर्विवाहित विधवा को कहा जाता था। पुनर्विवाहित विधवा को कहा जाता था। प्राचीन काल में प्रचलित 8 प्रकार के विवाहों में सबसे आदर्श विवाह ब्रह्म विवाह को माना जाता था। उसके बाद जैन धर्म 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण स्रोत कौन? पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होता है। 177 में अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? स्नानागार। ठीक है, विशाल स्नानागार था। सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र प्रधान था। ठीक है, उसके बाद 179 की बात करें, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखता था, सभा एवं समिति रखती थी। ऋग वैदिक में कुल सूक्तों की संख्या 1028 थी। सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी चारागाही अर्थव्यवस्था। जैन एवं बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया था अवतारवाद को। इसका मतलब ये है जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने किसी अवतार वाले भगवान को नहीं माना था। उन्होंने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन था? चाणक्य था। अशोक को किसके धर्म बौद्ध धर्म का दीक्षा दी थी? उपगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख किया गया था उदयगिरि अभिलेख से। 146 नंबर देखते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था बराहमिहिर था। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? उपनयन। उपनयन में जो है वो स्त्री एवं शूद्र उसका संस्कार नहीं करवा सकते थे। आपको जैसे पता होगा कि 16 संस्कार की बात किया गया है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में धनाढ्य वैश्य पूजपति वर्ग का उल्लेख किस रूप में किया गया है? गृहपथ के। शूद्रों में निम्नतर स्थान किसे दिया गया है? चंडाल को। वात्सायन के कामसूत्र से नागरिकों का विस्तृत वर्णन किससे संबंधित है? नगर के फैशन प्रिय धनाढ्य से। धनाढ्य जो होते थे। गुप्तकालीन चित्रकार का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता से। भरुकच्छ बंदरगाह स्थित है नर्मदा नदी पर। रामायण और महाभारत की रचना मूलतः किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें दूसरा स्थान किसका था? किसान का था। अगला है सर्वप्रथम जाति प्रथा का उदय भारत में किस भाग में हुआ था? उत्तर भारत में। अगला है कि गुप्त काल के अंत समय तक देश की प्रमुख लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। 197 नंबर है कि फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ में एक स्तंभ लेख का पता लगाया था। यह किस राजा का था? वो अशोक का था। अगला है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1 लाख है। नर्मदा ताप्ती। ठीक है, नर्मदा ताप्ती, माही और साबरमती नदी किस प्रदेश में है? राजस्थान एवं गुजरात में है। देश की प्रमुख राजधानी कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र है। देश की प्रमुख राजधानी कहाँ स्थित थी उस समय? ये अशोक के बाद की बात हो रही है, पाटलिपुत्र में थी। टिन का उत्पादन भारत में कहाँ होता था उस समय? इसमें से यानी असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसमें से कहीं भी नहीं होता था। राजेश्वरी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा राजचोल के द्वारा।
कांस्य कौन सी दो धातुओं को मिलाने से बनता है? तांबा और टिन। ठीक है ना, इसको ध्यान देना है, साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केमिस्ट्री से तांबा और टिन से कौन सी धातु मिलती थी? कांसा बनता था। ठीक है, इसका एक फार्मूला है पिताजी। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। ठीक है ना। प्राचीन काल में चांदी की खानें कहाँ मिलती थी? मुंगेर जिला की खड़गपुर की पहाड़ियों से मिलता था। प्राचीन काल में चांदी की खानें कहाँ मिलती थी? मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों से मिलती थी। चोल प्रशासन में खुर्रम नामक प्रशासनिक इकाई किसको घोषित करती थी? तो ग्राम समूह को करती थी। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में किस कारण वृद्धि हुई थी? विदेशी जो थे, विदेशियों का द्वितीय वर्ग एक के क्षत्रियों के रूप में आत्म सत्कार करना। सती का प्रथम शिलालेख संदर्भ का या उल्लेख 510 ईस्वी कहाँ से प्राप्त हुआ था? एरण अभिलेख से मिलता है। सोने का सबसे प्राचीन अवशेष किस काल का है? सोने का सबसे प्राचीन अवशेष किस काल का है? 3 नवपाषाण काल का है। ठीक है। प्राचीन काल में प्रयोग में लाया गया अधिकांश सेना कहाँ से आया था? तो सेंट्रल एशिया से आया था। सेंट्रल एशिया से आया था। अब आगे है कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ पाई गई? औहर में। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ पाई गई? तो औहर में। ताम्रपाषाण काल में लोग कौन से जानवर का मांस खाते थे? गाय का खाते थे। हड़प्पा में कौन सी जगह व्यापार का केंद्र था? लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस ईस्वी में हुई थी? 1922 ईस्वी में। हमने जब पढ़ाया है ये सब बातें, उसमें बातें की गई हैं। लोथल और कालीबंगा शहर किस सभ्यता के अधीन है? हड़प्पा सभ्यता के अधीन है। चावल का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में कहाँ होता है? लोथल में होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? उपयुक्त सभी, यानी कि नगर निर्माण योजना, कला, हस्तकला, सब वहाँ की विशेषता है। ठीक है। 270 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या थी? नगरों का निर्माण था। हड़प्पा का कौन सा भाग ईरानी सीमा का है, सीमा पर है? सुतकेंगजोड़ जो है वो ईरानी सीमा पे है। हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे घनी आबादी वाले शहर कौन से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। जाति प्रथा का मूल सामाजिक महत्व क्या था? इसमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। हड़प्पा संस्कृति की कितनी स्थानों पर उल्लेख हो चुका है? 200 से 50 ज़्यादा। ठीक है, 200 से 50 से ज़्यादा पे हो चुकी है। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कौन सी नदी जोड़ती है? सिंधु नदी। सिंधु घाटी की सबसे सड़कें एक दूसरे को काटती थी 90 डिग्री पे। यही बातें समझ रहे हो? जैसे ये 90 डिग्री की है, ये सड़कें एकदम 90 डिग्री पे आके उन्हें काटती थी। ठीक है ना। कपास सबसे पहले कहाँ पैदा हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद ये आ जाता है, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? उसमें से नाम आता है, एक तो आ जाएंगे सर जॉन मार्शल आते हैं, एक आते हैं दयाराम साहनी। हड़प्पावासी के खेतों में सिंचाई का मुख्य साधन नदियों का पानी था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घर थे 2 मंजिला थे। सभी सिंधु नगरों के मकान आयताकार हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पे। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे लंबे शिलालेख में कितने अक्षर हैं? 17। सिंधु घाटी के विनाश के सबसे मुख्य कारण कौन से हैं? आर्थिक संकट। भारत में पूरा पाषाण युग की संस्कृति का निर्माण में से किस युग में हुआ था? हिमयुग। पूरा पाषाण युग में जलवायु कम आर्द्र थी। आर्यों का
मूल निवास स्थान कहाँ था? एशिया में था, यूरेशिया में था। आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया। वेदांत को किस भाषा में बांटा गया है? 6 भाषा में। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। उपनिषद में किसका वर्णन है? दर्शन का। दर्शन का वर्णन उपनिषद में है। वैदिक सभ्यता का प्रमुख भारतीय इतिहास पर कौन सा वैदिक सभ्यता का प्रमुख प्रभाव भारतीय इतिहास पे कौन सा है? तो वो जाति विभाजन। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। उपवेद कितने हैं? 4 हैं। बौद्ध काल में निम्नलिखित में से कौन से विद्या केंद्र नहीं थे? तो उस समय नालंदा था, विक्रमशिला था, वल्लभी था, तक्षशिला नहीं था। बौद्ध काल में निम्नलिखित में कौन से विद्या केंद्र नहीं थे? नहीं थे यानी कि उसमें तक्षशिला का नाम नहीं आता है। इस सब बातों को ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, बाकी आपको समझ में आएगा। बौद्ध कृतियों का अनुवाद किसने चीनी भाषा में किया था? नागार्जुन ने। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण था संघ का विभाजन। ठीक है। निम्नलिखित में से आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह पर कुषाण काल का स्तूप पाया गया है? संघोल में। भारतीय आइंस्टाइन के नाम से कौन जाना जाता है? नागार्जुन जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ थे। बौद्ध धर्म को विश्व में परिवर्तित करने का काम किसने किया? अशोक ने। अशोक ने, क्योंकि देश के अलग अलग कोने में, चीन भी, श्रीलंका, हर जगह उन्होंने अपने राजदूत को भेजा था। कहीं अपनी बेटवा बिटिया भेजा, कहीं राजदूत को भेजा। निम्नलिखित में से कहाँ पर अशोक ने धर्म प्रचार नहीं भेजे थे? अमेरिका में नहीं भेजे। देखो, अमेरिका में नहीं भेजे, एशिया में भेजे, श्रीलंका में भेजे, सुमात्रा में भेजे। अशोक के शिलालेखों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस घटना ने अशोक का जीवन एकदम ही बदल दिया? कलिंग युद्ध। अभी जैसे इसके पहले भी बात हो चुका था कलिंग युद्ध की। तो दोस्तों, ये हमने 250 क्वेश्चन का जो आपको बात बताया था वो हमने पूरा किया। ठीक है। अब इसके बाद से जो हम वीडियो चालू करेंगे ये मध्य भारत का चालू करेंगे। और हम एक और बात सोच रहे हैं कि आप लोग का जो पॉलिटी का हम सीरीज चलाएंगे, एक मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है पॉलिटी का, जो कि आप स्टेट लेवल का हो, यूपीएससी का लेवल को, कोई भी लेवल का, यानी कि उसको पढ़ने के बाद और आपको कुछ पढ़ना ना पड़ेगा, उसको हम चलाने वाले हैं। वो है तो इंग्लिश में, बाकी हम उसे ट्राई करेंगे बाई लैंग्वेज पढ़ने का। हम उसको आपको समझा देंगे, उसको भी चलाने वाले हैं। अगर आपको ये मेरी बातें सुनाई दे रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको पसंद आएगा कि नहीं। बाईलिंगुअल में रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसका हम जो है हिंदी में बातें करेंगे। ठीक है। तो इतिहास का अब जो अगला सीरीज होगा वो मध्यकाल का होगा। तो आप ऐसे अपने प्यार बनाए रखिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में मध्यकालीन के साथ। और हाँ, आपका जो सारे वीडियो हम डाल रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जा रहा है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके एक तरफ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।